Hello everybody, this is Sasank Singh and welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। मंजिल की इस राह में मुश्किलें बहुत होंगी, रास्ते में ठोकरें हजारों होंगी, लेकिन जब कुछ नया करने का जुनून होगा तो अपने सपनों के लिए मोहब्बत भी बेपरवाह होगी। दोस्तों, आपके उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए समस्त IS पॉइंट की टीम आप सभी के लिए तत्पर है। सो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था उत्पादन का संगठन। पालमपुर गांव में उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, ये सारी बातें मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में बता दिया था। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं फार्मिंग इन पालमपुर, यानी पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती कैसी होती है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। पालमपुर में जो भूमि है वो स्थिर है, यानी लैंड जो है वो फिक्स्ड है। पालमपुर में खेती उत्पादन की मुख्य क्रिया है, यानी मेन एक्टिविटी जो है वो फार्मिंग ही है। पालमपुर गांव की काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर ही डिपेंड हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आज इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अब पालमपुर में जो खेती होती है उसके लिए लैंड फिक्स्ड है। लैंड फिक्स्ड का मतलब क्या है कि जैसे जो भूमि है, जिस भूमि पर किसान खेती करते हैं, मान लो किसी के पास 1 हेक्टेयर भूमि है और उसको खेती ज्यादा करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक फसल के ऊपर हम दूसरी फसल की खेती करेंगे। जैसा कि होता है ना बिल्डिंग में कि एक फ्लोर के ऊपर हम दूसरा फ्लोर तैयार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा फार्मिंग में नहीं होता है। तो कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई जो है वो यही है कि लैंड फिक्स्ड रहती है और उसी फिक्स्ड लैंड में ही हमको फार्मिंग करनी है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर रहते हैं, वही फिक्स्ड रहते हैं। पालमपुर में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है, जैसा कि इसकी पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। बंजर भूमि का क्या मतलब है? ऐसी भूमि जहां पर हम किसी भी फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, वह भूमि जो अनुपयोगी पड़ी रहती है वह बंजर भूमि कहलाती है। उसी बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके लिए हम उस भूमि को में पहले जुताई करेंगे, जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करेंगे, कीटनाशक दवाइयों को डालेंगे, उसके बाद हम उसको उपजाऊ के योग्य बना सकते हैं। दूसरा क्या है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? मान लो कि जो लैंड है, जो भूमि है वो तो फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड लैंड से जो हमारा उत्पादन हो रहा है वो हमारी आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम है। तो अब उसी फिक्स्ड भूमि में, स्थिर जमीन में हम कैसे अधिक से अधिक उत्पादन करें, इसके लिए हम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। यहां जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। वहां की जितनी भी भूमि है उस भूमि में रहते हैं लोग और खेती भी की जाती है। यानी कि कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जो बंजर वहां पड़ी हो। कहने का मतलब यह है, बरसात के मौसम में खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं,
जब खरीफ की जो फसल होती है उसमें किसान ज्यादातर क्या है, ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं। और इनका जो तना होता है यानी जो पौधा होता है उसका और एक उपयोग में लाया जाता है, वो क्या है, पशुओं के चारे के लिए। इसके बाद जब विंटर का समय आता है, यानी कि जब नवंबर और दिसंबर के आसपास का समय जो होता है, उस बीच में ये लोग आलू की खेती भी करते हैं और गेहूं की भी खेती किया जाता है। उसी उत्पादित गेहूं को जो भी परिवार के खाने के लिए रहता है उसको रख लेते हैं, बाकी शेष गेहूं को हम जो रायगंज मार्केट है उसमें किसान सेल कराते हैं, बेच आते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में अध्ययन की थी। बहुविध फसल प्रणाली, अगर हमको जैसे कि जो स्थिर भूमि है उस पर ज्यादा से ज्यादा फसल, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, तो एक वर्ष में कई किसान ऐसे हैं कि जो 2-3 फसल ले लेते हैं उसी अपनी भूमि से जो स्थिर भूमि है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुविध फसल प्रणाली। यह क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली यह एक क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। आइए अब आगे देखते हैं इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। ये आप लोग कर लीजिएगा, जो भी इसमें से नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका निस्तारण करूंगा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का उपयोग करना है, यानी मॉडर्न फार्मिंग का उपयोग करना है। मॉडर्न फार्मिंग में क्या आता है हम आगे पढ़ेंगे। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में माना जाता है। 1960 के दशक में मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। जो 1960 के दशक के बीच में खेती की जाती थी, और खेती में जो भी बीजों का फसल के लिए जो भी जिन बीजों का उपयोग किया जाता था, उनसे जो पैदावार होती थी उनकी क्वांटिटी बहुत कम रहती थी और उनको सिंचाई की भी आवश्यकता कम होती थी। किसान उर्वरक यानी खाद के रूप में जैविक खाद यानी गाय के गोबर का प्रयोग करते थे, और यह सब किसानों के पास तत्काल ही आसानी से उपलब्ध भी रहता था। इनको किसी भी मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने अपना अस्तर जमा लिया, तो हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों यानी HYV, दोस्तों HYV क्या है? HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी, यानी इसका अगर हम हिंदी में अर्थ जाने तो इसका हिंदी में अर्थ है अधिक उपज देने वाले बीज। हरित HYV का मतलब है अधिक उपज देने वाले बीज। हरित क्रांति का क्या मतलब है? हरित क्रांति के बारे में आइए थोड़ा जानते हैं कि हरित क्रांति है क्या, किसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत यानी इंडिया कंट्री
एक कृषि प्रधान देश है। भारत को विश्व के बड़े कृषि उत्पादक देशों में गिना भी जाता है। अपना भारत यानी अपना देश, अपना इंडिया, भारत के विश्व के बड़े कृषि उत्पादक देशों में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। कृषि के इतिहास में भारत ने अपना जो प्लेस बनाया है, जो जगह बनाई है, उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उसका पूरा पूरा श्रेय हम हरित क्रांति को ही देंगे। हरित क्रांति की वजह से ही भारत ने अपना स्थान बनाया है आज। हरित क्रांति से देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। फसलों के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। किसानों को उसी, जब स्वाभाविक बात है कि यदि उत्पादन अधिक होगा तो किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी। हरित क्रांति ने भारतीय कृषि व्यापारिक आयाम प्रदान किया है। भारत, अगर हम भारत की बात करें, भारत आज आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, भौतिक और जैविक विज्ञान पर निर्भर है। HYV का बीजों जैसे का उपयोग करके हम आज बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई कब। तो जैसा कि इसमें हमने पढ़ा ही कि 1960 के दशक के अंत में 1966-67 में हुई थी इसकी शुरुआत। इसके दौरान देश में ऐसा कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि जिसका अगर हम कंपैरिजन पहले से करें, यानी हरित क्रांति के पहले का जो समय था उससे और हरित क्रांति आने के बाद का जो समय है उससे अगर इसकी कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो काफी नहीं कहा जाएगा कि अभूतपूर्व परिवर्तन आया। पहले क्या था? हरित क्रांति आने के पहले यह था कि पारंपरिक तरीकों से खेती की जाती थी, लेकिन हरित क्रांति के आने से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि उपकरण, विस्तृत सिंचाई परियोजना आदि के प्रयोग को क्या हुआ है? बढ़ावा मिला है। और खरीफ की फसल के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति से और क्या हुआ? हरित क्रांति से फसलों के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई। फसल में उन्नत किस्मों का उत्पादन होने लगा। अगर किसी भी बीज की अगर वैरायटी एक ही रहती थी तो हरित क्रांति के आने से एक ही बीज की बहुत सारी वैरायटियां हो गई। जैसे गेहूं हुआ तो गेहूं की एक ही वैरायटी नहीं, बहुत सारी वैरायटी हो गई। धान हुआ, उसकी भी बहुत सारी वैरायटी हो गई। और खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर भी आ गए, व्यवसायों को बढ़ावा भी मिल गया। यानी अगर कहा जाए तो हरित क्रांति से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है किसानों को भी और देश को भी। और इसी से ही जब किसानों को उचित सुविधाएं मिलने लगी तो यह कहा जाता है कि आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल भी प्रारंभ हो गया। अब आधुनिक उपकरण में क्या है? जैसे ट्रैक्टर ही मान लो है, कीटनाशक आ गया हरित क्रांति से, उर्वरक आ गया। अब कीटनाशक का क्या काम है? अब जैसे कोई भी फसल हम लगाए हैं और उसमें कीड़े मकोड़े आके उस फसल को हमारे खराब कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, और हमारे पास यदि कीटनाशक दवाइयां हैं तो इसका हम छिड़काव करके अपनी फसल को बर्बाद होने से, नष्ट होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। अब ट्रैक्टर से क्या हुआ? ट्रैक्टर से बेनिफिट यह हुआ कि जहां हम पहले खेतों की जुताई बैल के द्वारा करते थे, ट्रैक्टर के आने से अब हम खेतों की जुताई ट्रैक्टर से करने लगे। बैल के द्वारा जुताई करने से जहां समय अधिक लगता था, वहीं ट्रैक्टर आने से बैलों की अपेक्षा कम समय में ही खेतों की जुताई हो जाती है। और क्या हुआ हरित क्रांति से कि अधिक उपज वाले बीज किसानों को मिल गए। पहले जो बीज थे उनसे उत्पादन कम होता था, लेकिन हरित क्रांति में जो HYV बीज आया उससे खेतों की उपज बढ़ गई, उत्पादन क्षमता इंक्रीज हो गई।
हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति को अगर देखा जाए तो यह एक योजना है, मिशन है, जिसे 1960 के आसपास बनाया गया था। इसका अगर हम कहें कि मेन पर्पज क्या था, अगर जैसे आपसे पूछें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, या हरित क्रांति कब लागू हुआ था, हरित क्रांति योजना के उद्देश्य क्या थे। तो जैसा कि इसके पहले अभी मैंने बताया कि हरित क्रांति किसे कहते हैं और ये कब लागू हुआ था। अब आइए हम जानते हैं कि इसका मेन पर्पज क्या है, इसका एम क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था विकासशील देशों में कृषि को नई दिशा देना, यानी जो भी कंट्री अभी विकास के कदम पर विकास की ओर अग्रसर हो रही है, उनको नई दिशा देना, एक नया मोड़ देना, एक नया रास्ता दिखाना। तो इसका हम सरल शब्दों में अगर जानना चाहें तो क्या कहेंगे कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर समझिए कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था विकासशील देशों में कृषि को नई दिशा देना एवं उनको खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भर बनाना। यह मुख्य उद्देश्य था हरित क्रांति का। इस योजना के तहत नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ऐसी योजना के तहत कई प्रकार के फर्टिलाइजर्स एवं पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बड़े स्तर पर शुरू किया गया। ऐसे योजना की वजह से उच्च उपज वाले फसलों को, यानी वही HYV बीज, इसका हिंदी में क्या है, उच्च उपज वाली फसल को उपयोग में लेकर उन पर और काम किया गया। तो यह मुख्य उद्देश्य था हरित क्रांति का। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, आधुनिक कृषि के तरीकों HIV बीज, रासायनिक उर्वरक आदि यही हैं। आधुनिक कृषि करने के लिए यही सब यंत्र हैं। ट्रैक्टर हुआ, कीटनाशक हुआ, उर्वरक हुआ, अधिक उपज वाले बीज हुए, नहरें हुई, पंप सेट हुआ, सिंचाई, बांध, बिजली। अब जैसे पहले सिंचाई क्या होती थी, पहले सिंचाई नहरों के द्वारा होती थी, नदियों के द्वारा होती थी, तालाबों के द्वारा होती थी। तो नहरों से जब पानी आता था और खेतों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता था, नदियों से पानी लाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था, जिससे कि समय पर फसलों को पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन जब पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई, विद्युतीकरण हुआ, तो विद्युतीकरण से लाभ क्या हुआ किसानों को? विद्युतीकरण से किसानों को यही लाभ हुआ कि अब पानी वो पंप सेट लगा लिए, ट्यूबवेल लगा लिए, नलकूप से, यानी कि जमीन से ही अंडरग्राउंड वाटर का यूज करने लगे। लेकिन इससे नुकसान क्या हुआ? आधुनिक खेती से अगर देखा जाए तो जहां फायदा हुआ है वहां नुकसान भी हुआ है। नुकसान क्या हुआ आगे बताएंगे। आइए और भी इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। यह होप था कि HYV बीज का जो उपयोग करेंगे वो एक ही पौधे से, जहां पहले मान लीजिए कि 100-200 ग्राम अगर अनाज पैदा होता था, तो यह उम्मीद लगाई गई कि अगर इस HYV बीज का प्रयोग किया जाएगा तो हमको 400-500 ग्राम बीज का उत्पादन होगा। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अब पहले क्या था? पहले कीटनाशकों की भी कम जरूरत पड़ती थी और सिंचाई की भी कम आवश्यकता पड़ती थी, और रासायनिक खाद तो देते ही नहीं थे किसान। वही गोबर की खाद का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब से ये नई नई प्रजाति वाले बीज आए, जो पुराने बीज थे उनको क्या किया गया? मॉडिफाइड किया गया, उन्हीं पर शोध किया गया, प्रयोग किया गया, नए नए बीज बनाए गए, एक ही बीज की कई सारी वैरायटियां बना दी गई,
जिससे कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले उपयोग किया। अब यहां भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि भारत में कौन कौन से राज्य ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो आप क्या बताएंगे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने भारत में सबसे पहले खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया था। नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। इनसे गेहूं की पैदावार ज्यादा हो गई। ये वास्तविकता है। अभी मैं कुछ महीनों पहले पंजाब गया था, तो पंजाब में मैंने देखा कि वहां नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती हैं फार्मिंग के लिए। वहां के किसान इतना ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं कि उसका हमको लगता है कि 50% भी अपने यूपी के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में नहीं उपयोग होता होगा, जितना ज्यादा वहां यूज होता है। तो इससे जहां एक तरफ बेनिफिट है, वहां एक तरफ ये हार्मफुल है हमारे लिए। कैसे हार्मफुल? इस तरीके से है, जैसे जब ज्यादा हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो जो हमारी भूमि की पैदावार क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। कैसे? अब वही फसल, वही भूमि जो पहले कम फसल पैदा करती थी और नेचुरल था, वो प्रकृति के हिसाब से जितनी भी उसको उत्पादन क्षमता थी उतनी फसल देती थी। लेकिन आज हम प्रेशर डाल के तमाम प्रकार के फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक फसल लेना चाह रहे हैं। वह बात तो वही हुई, जैसे एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, तो प्लान ये हुआ कि जब रोज एक एक अंडा देती है, क्यों ना एक दिन में ही ले लिया जाए। और उसका नतीजा क्या हुआ आप लोगों को पता ही है। अब से तो वही ज्यादा कीटनाशक दवाइयों का हम उपयोग करके जो लैंड की प्रोडक्शन पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको हम कम कर दे रहे हैं। और जबकि जो नेचुरल था, नेचुरल अगर रहता तो हमेशा बना रहता, तो हमको खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल जाया करता। अब सिंचाई की ही बात करें तो सिंचाई की बात में क्या है कि पहले जो सिंचाई होती थी वो नदियों से होती थी। तो नदियों से सिंचाई और आज की आधुनिक सिंचाई में क्या अंतर है? जो नदियों से जल आता था, तो जो लैंड वाटर टेबल है, हमारा वाटर लेवल है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। उसका जो भूमि का जलस्तर है वो इक्वल रहता था। लेकिन आज जब हम बोर करा के पंप सेट से या नलकूप के द्वारा खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, तो जो हमारी भूमि का जलस्तर है वो भौम जल का धीरे धीरे हम उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते हमारी भूमि का जलस्तर, वाटर लेवल कम होता जा रहा है। तो अगर आधुनिक यानी कि मॉडर्न फार्मिंग जो है, आधुनिक खेती जो है, अगर ये एक तरफ यूजफुल है तो इस दूसरी तरफ हार्मफुल भी है। ये पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। जो इसके पहले यानी कि मॉडर्न फार्मिंग के पहले जो बीज का उपयोग किया जाता था, उससे गेहूं की उपज कितनी थी? 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। बट जब हमने HYV बीजों से उपज किया तो कितना इंक्रीज हुआ? 3200 किलोग्राम, यानी 3200 केजी प्रति हेक्टेयर का प्रोडक्शन हुआ। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं की काफी मात्रा उपलब्ध थी। जितनी क्वांटिटी की उनको रिक्वायरमेंट थी उतना वो अपने पास रख लेते थे, बाकी जो भी उससे ज्यादा होता था एक्स्ट्रा, वो बाहर ले जाकर के सेल करके आते थे। आइए चर्चा करें बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है। जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया
कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है और खेती की आधुनिक विधियां क्या क्या हैं। तो सो फ्रेंड, इसका उत्तर आप खुद अपने आप नोट डाउन करना। नेक्स्ट है, एक आरेख बनाकर दिखाइए क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई। विचार विमर्श करें। आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसानों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। कार्यशील पूंजी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की जरूरत पड़ती है, क्यों? ये सब देखिएगा फ्रेंड और खुद से ही चर्चा कीजिएगा। हम वही आपको बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तीसरा है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? आइए देखते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, यह नेचुरल है। भूमि क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार को अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। अभी इसके पहले वही जो मैंने आपको बताया कि आधुनिक उर्वरक जो हैं, आधुनिक फार्मिंग जो है, इसके उपयोग से क्या हुआ है? मिट्टी की उर्वरता, उर्वरक शक्ति जो थी वो कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि के जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। बात वही आ गई ना कि वाटर लेवल हमारा कम हो गया है नलकूपों की सिंचाई से। और इसके पहले जब नदियों, नहरों, नालों से हम सिंचाई करते थे तो क्या था? हमारी भूमि का जलस्तर मेंटेन रहता था। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम यूज किए कल ये बन गए। लाखों लाख वर्ष लग जाते हैं इन संसाधनों का पुनर्निर्माण होने में। कृषि का भावी विकसित सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि अग्रिम समय, आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित रहे और हम अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सकें, तो इसके लिए हमें मॉडर्न फार्मिंग जो है, इसके साथ साथ प्राकृतिक संसाधन यानी जमीन का, जल का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक किसे नष्ट करते हैं? यह भी प्रश्न है। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। अगर ये पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन है कि देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस स्टेट में है, तो स्टेट कौन सा है? पंजाब। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। वहीं जब इसके पहले जैविक खाद का हम प्रयोग करते थे तो मिट्टी की गुणवत्ता बनी भी रहती थी। आज रासायनिक खाद का ही प्रयोग करने से ही तमाम प्रकार की बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं, इतनी बीमारियां पहले कहां थीं? पहले भी तो लोग धान, चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, चना, मटर सब खाते थे, इतनी बीमारियां नहीं थीं। लेकिन आज रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के चलते ही इतनी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। और जब रासायनिक उर्वरक का हम प्रयोग करेंगे तो ये नेचुरली है कि कॉस्टली ज्यादा पड़ेगा, यानी कि अधिक पैसे की लागत लगेगी। चौथा है, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? डिवाइडेशन ऑफ लैंड इन पालमपुर विलेज। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है लैंड, आइए उसको जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी
महत्वपूर्ण है। बिना भूमि के तो खेती हो नहीं सकती। आसमान में हम जाकर के तो खेती करेंगे नहीं, वहां भी वैज्ञानिक अभी जा रहे हैं, लेकिन अभी तो वहां एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर विलेज में जो भी लोग खेती के काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके पास भूमि है। कुछ लोगों के पास भूमि है और कुछ लोगों के पास भूमि नहीं है, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। पालमपुर में 450 यानी 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 फैमिली के पास खेती के लिए लैंड नहीं है, जो कि अधिकांशतः दलित हैं। जिनके पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है, वो किस कैटेगरी के पर्सन हैं? दलित कैटेगरी के हैं। बाकी 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। 240 फैमिली जो है, उनके पास जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से कम है और उसी भूमि पर वो खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती, क्योंकि जब 2 ही हेक्टेयर उनके पास और उससे भी कम जमीन है, तो जो भी फार्मिंग करेंगे, जो भी खेती करेंगे, उससे जो भी फसल का उत्पादन होगा, उससे अपने फैमिली का ही जीवन निर्वाह होगा, क्योंकि उतना सफिशिएंट क्वांटिटी में फसल नहीं प्रोड्यूस होती जिससे कि उसको मार्केट में सेल कर सकें। और जब तक हम मार्केट में सेल नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास मनी आएगा नहीं, धन आएगा नहीं। और हम सेल करें तो करें कहां से, क्योंकि उतना ज्यादा प्रोडक्शन भी तो नहीं हो रहा है। और प्रोडक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि उनके पास सबसे ज्यादा जमीन ही नहीं है, भूमि के छोटे टुकड़े ही हैं उनके पास। आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। असिंचित मतलब जहां सिंचाई की सुविधा नहीं रहती है, बहुत कठिनाई से पहुंचती है, वह भूमि असिंचित है। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। गोविंद के 3 लड़के थे और वह उन्हीं तीनों बच्चों का हेल्प लेकर के ही अपनी 2.25 हेक्टेयर लैंड पर फार्मिंग करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, खेती तो करते थे, लेकिन वो बहुत सुकून से नहीं रहते थे। लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाले कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन उनके पास एक और ऑप्शन था जीविकोपार्जन करने का। उनके पास एक भैंस थी जिससे दूध निकलता था और दूध को मार्केट में सेल करते थे और जिससे कुछ आमदनी होती थी और परिवार का जीविकोपार्जन नियमित रूप से चलता रहता था। और गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उसके 3 पुत्रों के बीच डिवाइड हो गई। प्रत्येक के पास अब केवल, जब 2.25 हेक्टेयर को 3 लोगों के बीच में डिवाइड किया जाएगा तो पर पर्सन यही आएगा 0.75 हेक्टेयर लैंड। इतने टुकड़े तीनों के पास चले गए। अब जब 2.25 हेक्टेयर में खेती करके आसानी से जीवन यापन नहीं हो पाता था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 0.75 हेक्टेयर भूमि में खेती करके कैसे किसी का जीविकोपार्जन सुचारू रूप से चल सकता है। और ऐसे समय में बंटवारा हुआ जब बेहतर सिंचाई की व्यवस्था हो गई, जबकि जब कृषक गोविंद करते थे तब सिंचाई की बेहतर व्यवस्था नहीं थी। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। खेती के अलावा कुछ कार्य भी ढूंढते हैं वो, जिससे कि उनका जीविकोपार्जन चल सके। आप फिगर 1.5 में देखेंगे कि चारों ओर बिखरे हुए जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं, 1.5 में आइए देखते हैं। जैसे ये छोटे टुकड़े हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं। इन
पर छोटे किसान खेती करते हैं और सेकंड साइड में गांव के आधे से ज्यादा क्षेत्र में काफी बड़े आकार के प्लाट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, यानी कि 2 प्रकार के किसान हैं वहां, मझोले और बड़े किसान। मझोले किसान क्या हैं और बड़े किसान क्या हैं, हम आगे उसका अध्ययन करेंगे। जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं, कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि है, यानी जो मझोले किसान हैं वो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। जैसे आइए देखते हैं इसमें खेती की तमाम विधियां। चित्र 1.5 में क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो? सो फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई कीजिएगा। यदि नहीं आता है तो मैं तो हूं ही, आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने प्रश्न निसंदेह पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम 5 की चर्चा करते हैं कि श्रम की क्या नीड होती है, श्रम की व्यवस्था कौन करता है, कौन करेगा। मान लो अब हमारे पास भूमि तो आ गई है, लेकिन भूमि में जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, जो भी काम करेंगे, उसके लिए तो हमको लेबर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। किसी न किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, कि जमीन खुद ही बीज बोलेगी और खुद ही उसका उत्पादन कर लेगी। आइए पढ़ते हैं। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, यानी कि प्रथम कारक तो भूमि है ही, लेकिन अगर सेकंड कहा जाए तो श्रम ही है उत्पादन का कारक। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वह खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाते हैं, यानी दिहाड़ी पर लाते हैं। उनका एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है कि आप हमारे खेत में आइए, काम करिए और हम आपको इतना पैसा पर डे के हिसाब से देंगे, आपकी इतनी दिहाड़ी बनेगी। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उचित क्रम से व्यवस्थित कीजिए। 1.6 ये है। तो सबसे पहले खेतों में क्या होता है? गेहूं की फसल कटाई, बीज बोना, कीटनाशकों का छिड़काव तथा आधुनिक एवं परंपरागत विधियों से फसलों की जुताई, ये दिखाया गया है। इधर बैल है, इधर ट्रैक्टर है, इधर बीज की बुआई हो रही है, इधर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, इधर ये गन्ने की कटाई वगैरह हो रही है और इधर फिर बैलों के द्वारा खेत की जुताई हो रही है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। अब जो बड़े लोगों के यहां जाकर के काम करते हैं वो कहां के रहते हैं? या तो उनके पास पैसे की कमी रहती है, या तो भूमिहीन रहते हैं, या तो जिनके पास जमीन है भी तो बहुत कम है कि जिससे उनके परिवार की जीविका नहीं चल सकती है। इसीलिए वे बड़े परिवारों के यहाँ, बड़े खेतीहर लोगों के यहाँ खेती करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए आते हैं। आइए एक स्टोरी के माध्यम से अभी समझेंगे हम। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। जो खेती करने श्रमिक आते हैं मझोले और बड़े किसानों के यहाँ, उनका फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है। उनका अधिकार क्या है? उनका कर्तव्य, अधिकार की तो बात ही नहीं रहती। उनकी सिर्फ ड्यूटी रहती है कि उनको जो भी काम, जो भी आर्डर दिया जाता है, जो भी दिशा निर्देश दी जाती है मझोले और बड़े किसानों के द्वारा कि तुमको हमारे खेत में यही काम करना है और इसके बदले मैं तुमको इतना अमाउंट, इतना पैसा दूंगा। तो जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है। वही बात कि जो उनका डेली बेसिस रहता है अमाउंट वो दे देते हैं, जिनके लिए वे काम करते हैं, काम के बदले दाम लेते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। जैसे कई सारे लोग ऐसा होते हैं कि उनको उसी पैसे के बदले में अनाज दे देते हैं,
भाई पैसे से जैसे अनाज खरीदेंगे वैसे अनाज उनसे स्वयं ले लेते हैं। तो पैसे के बदले में अनाज वो ले लेते हैं, जिसके बदले में वो जाकर के खेती करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है, बिना पूंजी के तो खेती होगी नहीं। और जो छोटे छोटे किसान हैं पूंजी की व्यवस्था करने के लिए साहूकार से पैसा लेते हैं, तो जिसके बदले में उनको ब्याज सहित वापस भी करना पड़ता है मूलधन को। तो ये छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ी समस्या है पूंजी की व्यवस्था करना, क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त जमीन भी नहीं है। तो खेती के लिए पूंजी भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग किया है और अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है, और गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? तो परिवार के उपभोग यानी कि खाने पीने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको रख लेंगे, बाकी जो गेहूं बचेगा उसको बेच देते हैं। यही है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। यानी कि जो भी खेतों से पैदावार होती है उसको जितना भी हमारे पूरे वर्ष में लगेगा खाने पीने के लिए उतना हम रख लेते हैं, बाकी को हम बेच देते हैं, और जिससे हमारी पूंजी इकट्ठा हो जाती है नेक्स्ट क्रॉप करने के लिए, नेक्स्ट फार्मिंग करने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, और इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चंस हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सारे क्वेश्चंस का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, उनको हम बताएंगे। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए हैं जिसका आंसर, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी तो जानें कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।